मॉर्निंग बच्चों, सुप्रभात। हम पढ़ रहे थे चैप्टर 8 गुरुत्वाकर्षण। और आज का जो टॉपिक था हमारा वो था केपलर के ग्रहों की गति संबंधी नियम। देखिए, सर्वप्रथम केपलर एक महान वैज्ञानिक थे, तो इसमें बहुत सी उनकी उपलब्धियां हैं और आज हम उनके नियमों के बारे में पढ़ेंगे जो मुख्य रूप से ग्रहों से संबंधित थी। केपलर ने ग्रहों की गति से संबंधित 3 नियमों का प्रतिपादन किया था कि ग्रह जो होते हैं हमारे किस प्रकार से गति करते हैं, क्या क्या उनमें नियत रहता है और किस किस का परिक्रमण तो होता है, किसके अनुक्रमानुपाती होता है या विक्रमानुपाती होता है। इन सभी नियमों के बारे में केपलर ने बताया था और कुल मिलाकर केपलर ने 3 नियमों का प्रतिपादन किया था। तो देखते हैं पहला नियम क्या था। देखिएगा, केपलर ने ग्रहों की गति संबंधी 3 नियम कौन कौन से थे। तो सबसे पहला जो नियम था इनका, जिसको हम लोग कक्षाओं का नियम कहते हैं, इन्होंने बताया था कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमण करता रहता है। आपको पता होगा प्रत्येक ग्रह जो होता है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है, जिसको हम लोग परिक्रमण काल या परिभ्रमण काल भी कह सकते हैं। तो इन्होंने पहला नियम जो बताया था वही था कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमण करता है और इसी कारण से इन्होंने इसको कक्षाओं का नियम कहा था। और इन्होंने ये भी बताया था कि जब ग्रह जो होते हैं सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करते हैं तो उनके किसी न किसी एक केंद्र पर जो हमारा सूर्य होता है वो भी स्थित होता है। तो फर्स्ट नियम आपका यही कहता है कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमण करता है जिसके एक फोकस पर सूर्य उपस्थित होता है। इस कारण इन्होंने क्या कहा था, इस नियम को कक्षाओं का नियम भी कहा था। फर्स्ट नियम क्लियर हुआ आपका। सेकंड देखिएगा बच्चों क्या कह रहे हैं। सेकंड नियम आपका था द्वितीय नियम क्षेत्रफलों का नियम। तो क्षेत्रफलों के नियम के अनुसार के लिए हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा समझने के लिए इस चित्र से हम लोग समझते हैं। देखिएगा बच्चों, यहां पर मान लेते हैं सूर्य हमारा स्थित है, यहां पर सूर्य आपका स्थित है। पहले नियम में उन्होंने कहा था कि किसी न किसी एक केंद्र पर सूर्य स्थित होता है। तो मान लेते हैं हमारा यहाँ पर सूर्य जो है वो स्थित है। तो उन्होंने बताया था कि प्रत्येक ग्रह को या किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। चित्र से देखिएगा कैसे समझते हैं इसको। इन्होंने बताया था, देखिए यहाँ पर मान लेते हैं कोई हमारा एक बिंदु है और इस बिंदु पर अगर आपको कोई एक ग्रह उपस्थित है और जब वह परिक्रमा करना प्रारंभ करता है तो क्या करता है, जितना क्षेत्रफल वो यहाँ पर तय करेगा उतना ही क्षेत्रफल वो इसके दौरान करेगा और उतना ही क्षेत्रफल हमारा यहाँ से यहाँ तक तय करेगा। अर्थात उसका जो क्षेत्रफल होगा जितना यहाँ पर होगा उतना ही यहाँ पर उतना ही यहाँ पर होना चाहिए। तो इस नियम को ही हम लोग क्षेत्रफलों की चाल का नियम, क्षेत्रफलीय चाल का नियम भी कहते हैं, क्योंकि उनका जो क्षेत्रफल होता है वो आपका नियत होता है। अर्थात क्लियर होता है कि अगर मान लेते हैं यहां से वह 8 किलोमीटर चलेगा तो इसका मतलब यह है कि यहां पर भी आपका जो क्षेत्रफल होना चाहिए वो हमारा 8 किलोमीटर स्क्वायर होना चाहिए और उतना ही हमारा यहां से यहां तक होना चाहिए। अर्थात जो भी क्षेत्रफल आपका तय करेगा, तो चाहे वो ए से बी में हो या बी से सी में हो या फिर सी से डी में हो, तीनों की जो वैल्यू होगी वो हमारी एक सी ही होनी चाहिए। अर्थात क्षेत्रफल जो होना चाहिए वो एक नियत आना चाहिए। नियत का मतलब होता है कि निश्चित होना चाहिए। तो उन्होंने बताया था कि किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। अर्थात क्षेत्रफल की जो चाल होती है उसकी वो नियत रहती है। अब एग्जांपल के तौर पे आपको थोड़ा सा बता दें, यहाँ पर आपका सूर्य स्थित है, सूर्य से मिलाने वाली एक रेखा हमारी जो जा रही है, ठीक है, ये हमारी अक्ष हो गई। यहाँ से सूर्य से मिलाने वाली रेखा हमारी जैसे ये है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, क्षेत्रफल हमारा कितना है, ए से लेकर वो बी में जा रहा है, तो इसका क्षेत्रफल आपका ये जो क्षेत्रफल होगा वही क्षेत्रफल इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा सी से लेकर डी वाला क्षेत्रफल होगा वो भी क्षेत्रफल आपका इसी के बराबर आ जाएगा। लेकिन आप लोग एक यहाँ ये भी कहेंगे कि यहाँ पर क्षेत्रफल ज्यादा हो रहा है जबकि यहाँ क्षेत्रफल आपका कम हो रहा है। तो यहाँ ज्यादा या कम नहीं हो रहा है, क्योंकि इसका जो पथ है यानी रास्ता है वो हमारा पतला हो गया है और यहाँ पर इसका रास्ता चौड़ा हो गया है, जिस कारण हमें क्या हो रहा है कि यहाँ पर ज्यादा दिख रहा है तो यहाँ पर हमें कम दिख रहा है, या यहाँ ज्यादा होगा यहाँ पर हमें कम दिख रहा है। लेकिन होता क्या है, केपलर ने बताया था कि क्षेत्रफलीय चाल नियत होगी, अर्थात क्षेत्रफल आपका नियत ही रहेगा, चाहे वो यहाँ पर ज्यादा दिखे या कम दिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब हमारा यहाँ से देखेंगे ए से बी में और बी से हमारा सी में या सी से डी में, तो वो आपका सेम ही निकल कर आना चाहिए। इसी नियम को उन्होंने कहा था ग्रह की क्षेत्रफलीय चाल का नियम। फिर से समझ लीजिएगा, इन्होंने बताया था कि किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। अर्थात ग्रहों की क्षेत्रफलीय चाल नियत रहती है और यही इनका द्वितीय नियम था, जिसको हम लोग क्षेत्रफलीय चाल का नियम, क्षेत्रफलों का नियम भी कहते हैं। दैट्स क्लियर, ये आपका द्वितीय नियम रहता है।
अब बात करते हैं हम लोग तृतीय नियम की बच्चों। तो तृतीय नियम में इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने बताया था कि अगर आप लोग किसी भी ग्रह का मुझे चाल दे देंगे तो मैं उसका समय जो होता है वो निकाल कर आपको बता सकता हूं कि ग्रह जो है वो कितनी समय में सूर्य का जो चक्कर है वो लगा रहा है। जैसे कि अगर हम पृथ्वी की बात करते हैं तो आपको पता होता है कि पृथ्वी का परिक्रमण काल कितना, 365 दिन में वो अपना क्या करती है, राउंड पूरा कर लेती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, उन्होंने बताया था कि अगर आप लोग मुझे किसी भी ग्रह का चाल बता देंगे तो मैं क्या कर सकता हूं, वहां से उसका जो समय है यानी परिक्रमण काल है उसका आसानी से बता सकता हूं। ये इनका तृतीय नियम था। और उन्होंने बताया था कि किसी भी ग्रह का जो चाल होता है, यानी कि मान लेते हैं हमारी कोई भी चाल है तो उसका क्या होता है, तृतीय घात के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात टी स्क्वायर होता है वो आपका एक ही घात की अनुक्रमानुपाती आ रहा है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा इन्होंने ये बताया था कि अगर मान लेते हैं कोई दो एक्सिस हमारी हैं, एक हमारी अर्ध अक्ष है और दूसरी हमारी लघु अक्ष है। तो बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा दीर्घ अक्ष और लघु अक्ष के बारे में भी समझ लेते हैं क्या होते हैं, क्योंकि डायरेक्टली आपको ये समझ में नहीं आने वाला। तो देखिए क्या होता है, ये नियम थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ जाता है बट आपको समझा रहा हूँ। देखिए तृतीय नियम में उन्होंने क्या कहा कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक ग्रह के परिक्रमण काल का मतलब होता है आपका टाइम पीरियड, इसको हम लोग सामान्यतः आवर्त काल भी कह सकते हैं, या इसको विभिन्न नामों से जैसे परिक्रमण काल हम कह सकते हैं, परिक्रमण काल, या फिर हम इसको कह सकते हैं इसका टाइम पीरियड यानी कि आवर्त काल भी इसको कह सकते हैं। तो मैंने बताया था कि परिक्रमण काल टी का जो वर्ग होता है, अर्थात टी का वर्ग का मतलब हो गया टी की घात कितना, 2। ये क्या होता है, किसी भी दीर्घवृत्ताकार कक्षा की अर्ध दीर्घाक्ष की तृतीय घात के अनुक्रमानुपाती होता है। अगर हम मान लेते हैं कि किसी भी ग्रह की जो अर्ध दीर्घाक्ष वो क्या है आपकी a है और लघु आपकी कौन सी है, b है, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि जो अर्ध दीर्घाक्ष होती है हमारी अर्ध दीर्घाक्ष में क्या मान ली, a मान ली है, तो इसके परिक्रमण काल जो होगा पर टी स्क्वायर, परिक्रमण काल का वर्ग यानी कि टी स्क्वायर इस अर्ध दीर्घाक्ष की तृतीय घात का मीन्स हो गया आपका एक ही घात 3, या हम इसको घन भी कह सकते हैं, उसके अनुक्रमानुपाती होता है। तो मिलाकर यहाँ पर हमारा सॉल्यूशन आता है टी स्क्वायर अनुक्रमानुपाती हो जाएगा एक ही घात 3, अर्थात परिक्रमण काल टी का वर्ग अर्ध दीर्घाक्ष की तृतीय घात के अनुक्रमानुपाती होता है। तो ये आपका आता है तृतीय नियम। अब थोड़ा सा इसको डेरिवेट करते हैं कि किस तरह से हमारा ये निकलता है, उसको प्रूव करते हैं। देखिए तो सबसे पहले क्या होता है, अर्ध दीर्घाक्ष और हम होने वाली थी लघु की। तो यहाँ पर अर्ध दीर्घाक्ष बेटा क्या होता है आपका, देखिए यहाँ पर मान लेते हैं हमारा ये सूर्य स्थित है, सीधी रेखा हमारी ये जा रही है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक उसका मिडिल पॉइंट में आपका आ रहा है जहाँ पर हमारा बिंदु O स्थित है। तो ये स्थिति हो गई हमारी लघु अक्ष। कैसे हो गई जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक जब पूरा जा रहा है तो ये पूरा आपका है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर ज्यादा हो रही है। अगर देखा जाए यहाँ से लेकर यहाँ तक का हम लोग खींच रहे हैं तो इसकी तुलना में ये कैसे हो जाएगी, हमारी आधी हो जाएगी यानी अर्ध हो जाएगी। इसीलिए याद रखना कि अगर हम लोग इसका पूरा का आधा निकालते हैं इसका तो आपका हो जाएगा a/2 और इसका निकालेंगे तो आपका हो जाएगा b/2 यानी कि आधा हो जाएगा। तो बच्चों देखिए बेटा क्या होता है, यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर अर्ध दीर्घाक्ष और लघु अक्ष आपकी क्रमशः मान ली है। यहाँ पर मान लेते हैं कि अगर हम मान लें कि दीर्घवृत्त में अर्ध दीर्घाक्ष तथा लघु अक्ष क्रमशः a तथा b है। बच्चों a तथा b हमने क्या माना, जरा ध्यान दीजिएगा, हमने मान लिया है कि आपकी अर्ध दीर्घाक्ष कितनी है, a है, जबकि लघु अक्ष कितनी हमारी b है, लघु अक्ष हमारी b है। तो वैसे हम लोग चित्र में शो हो रहा है कि यहाँ पर यहाँ से ये जो वैल्यू आपकी ज्यादा हो रही है, देखिएगा बच्चों यहाँ पर ये आपकी कौन सी हो रही है, अर्ध दीर्घाक्ष हो रही है, और ये जो आपकी हो रही है ये कौन सी हो रही है, हमारी अर्ध लघु अक्ष हो रही है। तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अगर निकालते हैं दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल तो यहाँ पर होता है पाई इंटू एबी, ये आपको पता होगा, आप जानते हैं। ये आपका हो गया दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल पाई इंटू एबी हो जाएगा, पाई की वैल्यू आप जानते हैं 3.14 होती है। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या होता है, यदि ग्रह का परिक्रमण काल कितना है हमारा t है। बच्चों परिक्रमण काल अभी बताया मैंने कि जितने समय में वो चक्कर लगा रहा है वही उसका परिक्रमण काल होता है, तो वही हमको निकालना है। और इन्होंने यही कहा था कि अगर किसी भी ग्रह की हम लोग चाल मुझे बता देंगे तो मैं उसका परिक्रमण काल बता सकता हूँ। ये केपलर ने कहा था कि जब आप लोग चाल बता देंगे या क्षेत्रफल बता देंगे तो मैं क्या होता है उसका परिक्रमण काल जो है वो आसानी से बता सकता हूँ। और उन्होंने बताया, देखिए कैसे बताया, हमने मान लिया परिक्रमण काल कितना है, t है, तो परिक्रमण काल क्या होता है, दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल और क्षेत्रफलीय चाल इन दोनों के अनुपात के बराबर होता है। तो बच्चों यहाँ पर दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल अभी हम फाइंड किए थे, आपका आया था पाई a b, आपका आ गया था। नेक्स्ट आपका आता है क्षेत्रीय चाल क्या होती है। तो बच्चों यहाँ पर क्षेत्रीय चाल आ गई, तो क्षेत्रीय चाल हमारी जो है वो क्षेत्रफलों के नियम से संबंधित है। अब कैसे संबंधित है इसका डेरिवेट करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, बस थोड़ा सा समझ लीजिएगा। हम इसका डेरिवेशन
क्षेत्रीय चाल का नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों, दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल आपका रहता है पाई इंटू एबी और क्षेत्रीय चाल होती है हमारी होती है जी अपॉन 2m होती है। यहाँ से क्या करते हैं आप लोग ध्यान दीजिएगा, पाई एबी तो हमारा डिटो ऐसे ही रहता है, जी भी आपका ऐसे ही, लेकिन 2m होता है कि कहां पहुंच जाता है ऊपर, तो कुल मिलाकर आपका होता है 2 पाई m ab अपॉन में आपका हो जाता है z। अब देखिए बच्चों यहाँ पर क्या होता है, यहाँ से क्या किया, क्योंकि हमको करना क्या है, हमें निकालना है परिक्रमण काल का वर्ग। जब परिक्रमण काल का वर्ग निकालना होता है तो यहाँ पर क्या होता है, इस t की घात को हम लोग कर देते हैं। तो जब बच्चों हमने लेफ्ट हैंड साइड में t की घात 2 की है तो उधर भी आपका क्या हो जाएगा, t की घात 2 है तो उधर भी आपका जो भी होगा उसकी घात भी 2 हो जानी है। तो यहाँ से t स्क्वायर किया तो यहाँ से मिलाकर आपको कितना जाएगा, 2 का वर्ग 4 पाई का वर्ग पाई स्क्वायर m का वर्ग m स्क्वायर a का वर्ग a स्क्वायर b का वर्ग b स्क्वायर। तो कुल मिलाकर आपका हो गया 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर a स्क्वायर और b स्क्वायर और अपॉन में आपका चल रहा है j, तो इसका भी हो जाएगा आपका वर्ग यानी कि j स्क्वायर। ये हो गया आपका। अब इसके बाद क्या होता है, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमने मान लिया क्योंकि ये हमारा क्या है, अर्धवृत्ताकार है, अर्धदीर्घवृत्ताकार है, तो यहाँ पर क्या कर लेते हैं, हम निकालते हैं इसका अर्धनामीकरण। और अर्धनामीकरण हमारा क्या मान लिया गया है, l मान लिया गया है। तो यहाँ से क्या होता है, l बराबर आपका आता है b स्क्वायर अपॉन a। बच्चों फिर से देखिएगा, यहाँ पर आपका आ रहा है b स्क्वायर अपॉन a। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर देखिए बच्चों, ये टोटल दूरी हमारी कितनी है, a है। अगर हम अर्ध निकाल रहे हैं तो आपकी यहाँ से यहाँ तक की आपकी अर्ध हो गई और यहाँ से यहाँ तक की आपकी अर्ध हो गई, तो कुल मिलाकर ये इसके बराबर होनी चाहिए। तो ये आपका हो जाएगा b स्क्वायर अपॉन a। यहाँ से अगर b स्क्वायर निकालते तो आपका l इंटू a आ जाएगा, l इंटू जब a की करेंगे इन दोनों की गुणा करेंगे तो हमारा कुल मिलाकर इसके बराबर आ जाएगा। तो l बराबर आपका b स्क्वायर अपॉन a, b स्क्वायर बराबर यहाँ से हो गया आपका l। दैट्स क्लियर। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है कि दीर्घवृत्ताकार कला की कक्षा की अर्धनामीकरण हमने l बनाया है, तो l बराबर b स्क्वायर या b स्क्वायर बराबर क्या हो गया l। नेक्स्ट देखिएगा बच्चों, t स्क्वायर बराबर हमारा आया था 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर अपॉन में आया था j स्क्वायर। बच्चों यहाँ क्या करते हैं हम लोग, 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर a स्क्वायर तो आपका डिक्टो सेम ही रहता है। वैल्यू हम फाइंड किए हैं किसकी, b स्क्वायर की। जब b स्क्वायर की वैल्यू फाइंड किए हैं तो b स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी, l आ रखी है। तो जब l a आ रखी है, a की घात 2 यहाँ पर है और a की घात हमारी 1 ये हो गई, तो कुल मिलाकर हमारा हो गया a की घात 3 और साथ में हमारा आ रहा है l, बाकी यहाँ पर सेम रहना है। अब यहाँ पर क्या होता है, हमें निकालना था परिक्रमण काल का वर्ग। जब परिक्रमण काल का वर्ग निकालना था, t स्क्वायर हमारा चल रहा है, अब किसके अनुपात में आता है, a की घात 3 की आता है। तो देखिए बेटा क्या होता है यहाँ पर, और a क्या होता है हमारा, अर्धदीर्घक होती है, a हमारी अर्धदीर्घक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, आपका 4 एक कांस्टेंट हो जाएगा, वैल्यू नियत होती है, पाई आपका 3.14 नियत होता है, m आपका ग्रह का द्रव्यमान जो कि निश्चित होता है, और आपके साथ हम लोग अगर बात करते हैं लंबाई, तो ये भी क्या हो जाएगा, सेम हो सकती है, यहाँ पर लंबाई भी इसके बराबर सेम हो सकती है या अलग अलग हो सकती है लेकिन निश्चित होगी। और दूसरा आपका क्षेत्रफलीय चाल का यानी कोणीय संवेग हमारा j होगा, वो भी भिन्न भिन्न के लिए अलग अलग होता है अर्थात नियत होता है। तो कुल मिलाकर हमारा पूरा का पूरा ऑप्शन है 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर और आपका l और अपॉन में आपका j स्क्वायर, ये सब क्या हो जाते हैं, कांस्टेंट हो जाते हैं। और इस वजह से क्या है, जो t स्क्वायर आपका आ जाता है वो सामान्यतः किसका आता है, a की घात 3 के अनुपाती आ जाता है। तो कुल मिलाकर ये हमारे केपलर के तीनों नियम थे बच्चों। फिर से देख लीजिएगा हम लोग क्या करते हैं, केपलर से ग्रहों की गति के संबंधित नियम। सबसे पहले ग्रहों की गति से संबंधित केपलर ने 3 नियमों का प्रतिपादन किया। थ्योरेटिकल समझ लीजिए थोड़ा सा। सबसे पहला नियम था कक्षाओं का नियम। तो इन्होंने क्या कहा था कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है, जिसके एक केंद्र पर एक बिंदु पर जो आपका सूर्य होता है वो उपस्थित होता है, और इसीलिए इसको हम लोग कक्षाओं का नियम कहते हैं क्योंकि सूर्य भी किसी न किसी ऑर्बिट पर ही उपस्थित होता है। ठीक है, दूसरा देखिएगा, दूसरा मैं बताया था कि किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली जो रेखा होती है वो समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है, अर्थात जितना क्षेत्रफल उसका यहाँ होगा उतना ही यहाँ होगा उतना ही हमारा यहाँ हो जाएगा। तो ये आपका कहलाता है क्षेत्रफलों का नियम है, क्षेत्रफलीय चाल का नियम कहलाता है। तीसरा नियम क्या था बच्चों, तीसरा नियम इन्होंने कहा था कि किसी भी सूर्य के चारों ओर प्रत्येक ग्रह के परिक्रमण काल t का वर्ग यानी t स्क्वायर उसके अर्धविकक्ष यानी 1 के तृतीय घात के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात t स्क्वायर अनुक्रमानुपाती हो जाएगा आपके की घात 3 के। बाकी हम दोस्तों डेरिवेट कर चुके हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन तब तक के लिए आप इसके प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए, अपनी कॉपी में नोट्स करते रहिए, और अगर आपको कोई भी समस्या यहाँ पर आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, अगर आप कमेंट बॉक्स में हमारी कमियों को बताएंगे तो हमें कमियां पता लगेंगी और उसमें हम लोग इंप्रूव करने का प्रयत्न भी करेंगे। ठीक है, तो आप कमेंट करके हमें बता दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स से, ताकि यहाँ पर हमें हमारी जो कमियां हैं वो आसानी से पता लग सके। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए थैंक यू।